नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आते हैं और आपको पता ही होगा कि कोई खबर, इंपॉर्टेंट खबर पॉलिटिकल छूट न जाए, हमारी नजर बराबर बनी रहती है। और ऐसे में महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार है, उनका कार्यकाल नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले यानी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसी अटकलें तेज हैं अब और उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं तमाम दलों की। और डेट कभी भी आ सकती है विधानसभा चुनाव की, इसीलिए तमाम दल जो है वो अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि सीट बंटवारे को लेकर के कितना डिले हुए, कैंडिडेट्स के नाम लेट अनाउंस हुए, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से लेट हुए थे। और कई नेताओं ने दावा किया कि जो लेट हुआ इसकी वजह से भी हमें हार मिली। खैर, अब ये तो दोनों साइड से ही हुआ था, चाहे एमबीए बात कर लें या एनडीए की बात कर लें। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी हाल ही में महायुति गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक जो हुई है महाराष्ट्र में, नागपुर में। और यहां पर तीनों ही प्रमुख दल यानी सीएम जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे और अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों ही बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। चंद्रशेखर बावनकुले भी पहुंचे थे और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के जो है वो चर्चा हुई है। अब महायुति गठबंधन की तरफ से कोशिश है कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुए हैं वो विधानसभा चुनाव में ना हो और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर वो पहले ही क्लियर कर लेना चाहते हैं। अब खबर है कि अजीत पवार की एक डिमांड से महायुति की टेंशन बढ़ गई है। क्या है वो डिमांड, मैं वो भी आपको बताऊंगा और कैसे टेंशन बढ़ रही है वो भी आप हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि कितनी सीटों पर जो है वो सहमति बन गई है। जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 288 सीटों में से 173 यानी 173 सीट पर जो है वो सहमति बन गई है महायुति के बीच में। लेकिन 115 सीटों पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है, यानी 115 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है और अभी तक सहमति बन नहीं पाई है। अब देखिए, इस पर सहमति बनने के लिए कहा जा रहा है कि शायद 1-2 बैठकें और होंगी, पर कहने के लिए 1-2 बैठकें होती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बैठकें अभी चलेंगी लंबी। क्योंकि क्योंकि ये जो तीनों गठबंधन है, आप देखिए कि हाल ही में जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, चाहे वो बीजेपी छोड़ के जाए, चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी छोड़ के जाए, उनका छोड़ के जाने का जो मेन कारण जो दिखाई दिया मोटा-मोटा वो यही था कि पहले कभी ये दल आपस में ही चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन महायुति में आने के बाद अब ये सारे कैंडिडेट विधानसभा सीट पर आमने-सामने हैं। अब खुल के ये बोल नहीं पा रहे हैं कि उन्हें भी टिकट चाहिए। अजीत पवार के जो कैंडिडेट हैं, जो नेता हैं, उनको भी टिकट चाहिए। उसी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी भी टिकट मांग रहे हैं और देखा जाए तो वहां से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के कोई प्रत्याशी मजबूत है तो वो भी सीट मांगते हैं। अब इन चीजों को लेकर के अब किसी को सीट दे तो वो प्रत्याशी जो 2022 में अपनी पार्टी छोड़ के आया, चाहे वो शिवसेना छोड़ के आया हो, यूपीटी पक्ष जो शिवसेना एक हुआ करती थी, या फिर शरद पवार की एनसीपी छोड़ के आया, वो मूड बनाता है कि मैं वापस चला जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरी सुनी नहीं जा रही। ऐसी कई सारी चीजें जो है इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिली है। अब देखिए, अभी इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे आगे। जो अजीत पवार हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई थी बीच में कि कहा गया कि इस बार की विधानसभा चुनाव में उन्हें 60 से ज्यादा सीटें चाहिए विधानसभा सीट में। और वहीं बीजेपी की तरफ से यह खबर आ रही है कि 150 सीटों पर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, वो पहले ही मूड बना चुके हैं। यानी टोटल जो 288 सीट है उसमें से 150 सीटों पर अकेले बीजेपी लड़ेगी। अब आप सोचिए, 60 से ज्यादा सीटें अगर अजीत पवार की एनसीपी को मिलेंगे तो फिर एकनाथ शिंदे के पास कितनी सीटें जाएंगी? क्योंकि कहां एक तरफ वो विधानसभा में 100 सीटों का जो है एक डिमांड करके बैठे हैं कि उन्हें कम से कम 100 सीटें चाहिए विधानसभा चुनाव में। अब अगर 150 में बीजेपी लड़ेगी, 60 से ज्यादा सीटें ये लेके जाएंगे तो 210 220 सीटें तो ऐसे ही निकल गए। तो क्या 60 के आसपास, 65 के आसपास जो सीटें बचेंगी, 65-70, वो एकनाथ शिंदे उससे स्वीकार करेंगे? कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं अब। और ये जो डिमांड है अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से की गई है, या कहीं अजीत पवार की तरफ से की गई है, अब ये महायुति की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और ये डिमांड करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, अजीत पवार का कहना है, उनके गुट की तरफ से कहना है कि उनके पास टोटल जो है वो 24 विधायक जीत करके आए थे
और इस समय कांग्रेस के कई जैसे जिशान सिद्दीकी और बाकी कई और नेताओं का नाम आ रहा है, निर्दलीय नेता है, जो अजीत पवार की एनसीपी के साथ है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि ज्यादा सीटें वो जीत करके लेकर के आए। लेकिन क्या लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, इससे क्या महायुति के बाकी जो दोनों दल हैं, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी, क्या उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जितनी सीटें डिमांड अजीत पवार कर रहे हैं, उनको उतनी दी जाए? क्योंकि आपको पता होगा कि ये दोनों ही दल के बड़े नेताओं की तरफ से लोकसभा चुनाव में अजीत पवार पर और उनके पार्टी पर ये आरोप लगाए गए थे कि लोकसभा चुनाव में कमजोर कड़ी जो साबित हुए हैं, वो अजीत पवार हुए हैं। अब क्या, जब महाराष्ट्र में ये देख चुके हैं कि कई सीटें, खुद बारामती की सीट अजीत पवार नहीं बचा पाए, तो ऐसे में क्या ये मुंह मांगी सीट अजीत पवार के एनसीपी को देंगे? और अगर उतनी सीटें अजीत पवार के एनसीपी को नहीं मिलती हैं जितनी अजीत पवार मांग रहे हैं, तो फिर उनके जो सीनियर नेता, अजीत पवार तो खैर चलिए गठबंधन धर्म का हिस्सा निभाएंगे, वो गठबंधन धर्म निभाएंगे क्योंकि नेताओं के साथ उनको बैठना है। लेकिन इनके बड़े नेता जो पहले से ही असंतोष की स्थिति में है, लोकसभा चुनाव से पहले ही थे, लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ी अजीत पवार को और पार्टी में असंतोष की भावना भी देखने को मिली, तो क्या वो नेता स्वीकार करेंगे? इसीलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा, खास तौर से एमवीए गठबंधन से ज्यादा दिलचस्प होगा महायुति के सीट शेयरिंग को देखना कि किसके हिस्से में कितनी सीट जाती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर ज्यादा सीटें जीते होते महायुति गठबंधन, तो फिर इन पार्टियों के बीच में आपसी सामंजस्य बन भी जाता। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी खुद 28 सीटों पर लड़के 9 सीटों पर हारी है, तो साथ ही साथ जो उनके गठबंधन दल के बड़े नेता हैं, उनको भी कहने का मौका जो है उन्होंने दे दिया है। अब वो भी खुल के कह सकते हैं कि बीजेपी भी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई। स्ट्राइक रेट की बात करें, क्योंकि सारे नेता स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा। 28 सीटों, सबसे ज्यादा सीट 28 पे लड़े थे वो, और 9 सीटें जीत करके लेके आए। तो ये बातें भी अब पार्टी के भीतर पहले तो उठ ही रही थी, लेकिन इस बार जो है ऐसी उम्मीदें हैं कि अब सीट शेयरिंग अगर मन मुताबिक नहीं होता है, तो खुल के नेता इस पर बयानबाजी अब कर सकते हैं। अब विधानसभा चुनाव में साख जो है किसकी दाव पे लगी हुई है? जाहिर सी बात है, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और इस बार तो देवेंद्र फडणवीस की भी। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो पहली बार अपनी शिवसेना जो टूटी थी, इस शिवसेना के नेतृत्व में पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। अब ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और वही स्थिति अजीत पवार की है। पहला लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने, और रिजल्ट आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों ही के बाद बीजेपी में जब देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन वो अस्वीकार कर दिया गया खैर, और बीच में खबरें भी आई कि वो केंद्र में राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, तो ऐसा भी खबरें आई कि देवेंद्र फडणवीस को ही कप्तानी दे दी गई है कि महाराष्ट्र में अभी आप ही सब कुछ संभालेंगे, सब कुछ। तो अभी फिर से वो जो है वो कंटिन्यू कर गए हैं। तो एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस भी हैं कि क्या इस बार वो फिर से वो जादू चला पाएंगे जो पहले चलाते रहे हैं। हालांकि एमवीए गठबंधन कई सारी बातें करता है, अलग अलग तरीके से वो आरोप लगाते हैं। और साथ ही साथ पार्टी से अलग होने के बाद क्या एकनाथ शिंदे में वो करिश्मा है, विधानसभा चुनाव में वो अपनी जो उनकी शिवसेना है उसको खड़ा कर सके मजबूती से? और क्या अजीत पवार की एनसीपी जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी है, क्या वो विधानसभा चुनाव में सीटें जीतने के बाद खुद को प्रूफ कर पाएंगे कि वो भी अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके एक बड़े लीडर हैं, और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं आने वाले समय में? तो कहीं ना कहीं जो ये लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, इसने महायुति की चुनौतियों को बढ़ा दिए हैं, और ये तीनों ही नेताओं की साख जो है इस बार दांव पर है, इस बार के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में 19-20 होता है जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ, तो यकीन मानिए इस बार विधानसभा चुनाव के बाद बहुत बड़े फेरबदल आपको महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देंगे, और न सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों में बल्कि जो नेशनल पार्टियां हैं बीजेपी में, उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस जो है वो दिखाई दे सकते हैं। अब चलिए, ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की राजनीति की और सीट शेयरिंग को लेकर के। अब देखते हैं कि जो तमाम खबरें मैंने आपको बताई हैं, अब इस पर जब बैठकें होंगी तो जो बची हुई 115 सीटें हैं उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। फिलहाल अजीत पवार की इस डिमांड से जरूर कहीं ना कहीं महायुति में जो है वो टेंशन जरूर होगी, क्योंकि 115 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।